द प्रिंट के सॉफ्ट कवर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी। आज हम इस हफ्ते एक और नई किताब के बारे में चर्चा करेंगे और इस किताब की चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल जी हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशनल डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है डायनेमिक डीएम के नाम से। आज हम उसी को लॉन्च करेंगे और इस किताब पर हम उनसे बात करेंगे कि इस किताब में एक्चुअल में है क्या। उन्होंने अपने जो बांदा में डीएम रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं, उन कामों में क्या है, वो कैसे लोगों से जुड़ा रहा है और कैसे उन्होंने लोगों के जीवन को बदला है। चाहे जेल सुधार हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में काम हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट का काम हो, और इन सब कार्यों के वजह से कैसे उनको उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी प्रशंसा मिली है, प्रधानमंत्री से प्रशंसा मिली है। इन्हीं सब बातों पर इस किताब में उन्होंने लिखा है, विस्तार से लिखा है, जो उनके अनुभव रहे हैं काम करते हुए, क्या उन्होंने चुनौतियां फेस की है, उस बारे में भी इन्होंने विस्तार से लिखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, थैंक यू चर्चा करने के लिए और इस चर्चा में बुलाने के लिए, थैंक यू। जी सर, हमारा पहला सवाल यही होगा कि जब आप किताब आपने लिखी, उसी की शुरुआत में आपने 3 चीजें अहम लिखी कि देश में प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम और डीएम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं। और उसके बाद आपने एक चीज और लिखी कि प्रधानमंत्री और सीएम से ज्यादा लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है वो डीएम है। तो ये आपने कैसे सोचा और आप जब डीएम रहे तब आपके क्या अनुभव रहे, और इस बात को कहने के लिए आपके पास क्या चीजें हैं कि आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि डीएम जो है सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है। वो कैसे जुड़ा रहता है, आपके क्या अनुभव रहे डीएम के दौरान जब डीएम थे आप बांदा के? देखिए, आपके क्वेश्चन का जो आंसर जुड़ाव का है वो बड़ा सिंपल है। देखिए, जो किसी को डायरेक्टली देता है उसी से जुड़ाव बनता है। ये सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं, सोशल प्रोग्राम, इसको सोशल प्रोडक्ट में कहता हूँ। वो प्रोजेक्ट के रूप में होता है, प्रोग्राम के रूप में होता है, आइडिया के रूप में होता है। ये सारे सोशल प्रोडक्ट बनते हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में, और भेज दिया जाता है जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी इस सोशल प्रोडक्ट को बेचते हैं आम जनता, और फ्री ऑफ कास्ट बेचते हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं लेते हैं। तो जब ये फ्री ऑफ कास्ट बेचते हैं तो फिर डीएम का क्या मुनाफा है या सरकार का क्या मुनाफा है? बिना किसी फायदे का तो कोई काम नहीं होता। सरकार का मुनाफा फायदा ये है कि समाज का उत्थान हो, सोशल वेलफेयर हो, लोग धनी हो, खुशहाल। तो हमारा जो इनडायरेक्ट प्रॉफिट है ये सब, हम इस सब के लिए ये सब काम करते हैं। तो चूंकि जिले में जिलाधिकारी होता है, उसकी एक टीम होती है, वो इस सोशल प्रोडक्ट को जनता को सीधा सीधा देता है। तो नेचुरल सी बात है, जो जनता के बीच रहेगा और जिससे जनता लेगी उसी को ज्यादा मानेगी। प्रोडक्ट कहाँ से, जैसे मान लीजिए आपके उदाहरण के लिए, रिन साबुन बन के बॉम्बे से चला और दुकान पे बिकता है आपके किसी दुकान पे, तो जो आदमी सामान खरीदता है दुकानदार से, उसी को पता रहता है, उसे नहीं पता ये कहाँ बना, कहाँ से आया, कैसे गया जी। तो जनता से सरकार, मतलब जनता से डीएम का सीधा लगाव है, क्योंकि डीएम सब कुछ देता है। स्कॉलरशिप ले लो, स्कूल का बैग ले लो, दवाई ले लो, आइडिया ले लो, और फ्री में देता है, इसलिए वो पॉपुलर रहता है। और डीएम को लोग, डीएम का जो इंस्टीट्यूशन है, पद है, वो बड़ा विश्वसनीय पद है। आम जनता में आज भी हर आदमी यही समझता है कि दुनिया में कोई समस्या हो, डीएम के पास चले जाओ, वो मर्ज की दवा दे देगा। ये एक विश्वास है उस पद की, ये डीएम के पद का विश्वास है, और इसी चीज को एक डीएम को मेंटेन करना चाहिए। क्या सर भारत में इतना इतना आसान है कि डीएम तक पहुंचना? क्योंकि हम कई उदाहरण हमने देखे हैं कि डीएम तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है भारत में, क्योंकि डीएम सुनते भी नहीं है। तो इस चुनौती को आपने कितना आसान बना दिया अपने कार्यकाल के दौरान कि लोगों से संवाद करना, लोगों के बीच में रहना आपने कितना पॉसिबल बना दिया कि लोग आप तक पहुंच सके, वो अपनी समस्याएं आपके सामने रख सके और आप उन समस्याओं को फिर सॉल्व करें। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हो सही बात है, ये समस्या है, और सरकार चाहती है कि जनता के बीच और डीएम के बीच कोई दूरी ना हो। क्यों? हम दुकानदार हैं, हम सामाजिक दुकानदार हैं, हम सामाजिक प्रोडक्ट बेचते हैं। हमारा खरीदार कौन है?
हमारा खरीदार आम जनता है। हम दवाई के रूप में बेचते हैं, हम कृषि के विभिन्न यंत्र के रूप में बेचे, हम 6,000 रुपया किसान मानधन दे रहे हैं जी। तो देख हम दे रहे हैं और जनता को लेना है, तो अगर दोनों में गैप होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे आएगा जाएगा? ये गैप जीरो होना चाहिए। तो देखिए हमारा यही चैलेंज था कि कैसे ये गैप को जीरो किया जाए। हमने सोचा ये गैप को जीरो करना है, ये मैंने खुद अपने आप से एक चैलेंज लिया कि जनता और डीएम के बीच के गवर्नेंस के में जो बाधा है गैप, इसको जीरो कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं उसी तरह से, जब एक बार आपका कोई लक्ष्य तय हो जाता है तो आप काम करते हो। मैं जनता के बीच बैठता था, जनता से मिलता था, और अगर मैं उनसे मिला तो उन्हें 2 मिनट के अंदर ऐसा लगा रहे तो हम अपने घर किसी परिवार से बात कर रहे हैं, मैं उनको ऐसा कनेक्ट करके ऐसा फील देता था। दूसरी बात यह है कि चारों तरफ से मैं कि मेरे जैसे ये होता था पर्ची लगाओ आए, मेरा दरवाजा खुला रहता था, 1 बाय 1 आते रहते थे, तो सामने वाला देखता रहता था कि वो अगला वाला जा रहा, मुझे जाना है। तो मतलब मैं दरवाजा खोल के मिलता। अब मैं आपको क्या बताऊं, ठंडी के समय में मैं जब कलेक्ट्रेट में बैठता था तो अपने ऑफिस के बाहर एक जगह थी, धूप में, वहीं बाग आगे धूप में मैं दिन भर बैठा रहता, वो चारों तरफ से दिखता था, देखो डीएम साहब बाहर बैठे। जैसे गांव में घर के सामने अपना धूप सेकता है, वैसे मैं धूप भी सेकता था। अगर मुझे बैठक भी करना होता वही धूप में करता था, वो चारों तरफ से दिखता था कलेक्ट्रेट, हर आदमी देखो डीएम साहब बैठे हुए। उससे क्या होता था कि लोगों को लगता था, मतलब ये सबको पता था कि जाओ जब चाहो मिल लो, जैसे चाहो मिलो, सुनेंगे जी। दूसरी बात ये होती है, जब हम किसी की समस्या सुनते थे तो ये नहीं दस्तखत कर दिया और मार कर दिया और जो है तुम्हारा हो जाएगा। किसी अधिकारी कोई समस्या होती थी तो मैं उसी के सामने फोन मिलाता था, तो मैं ये कहता था, ये अगर आदमी मेरे पास आया है इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आपने काम कर दिया होता तो मेरे पास नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये मैसेज देता था लोगों को। हमने कहा भाई देखिए, जिसके तहसील से, जिसके ब्लॉक से, जिसके फील्ड से ज्यादा समस्या आएगी, इसका मतलब ये है कि लोग वहां काम नहीं कर रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं। तो ये सरकारी तंत्र में एक मैसेज गया। दूसरी बात, मुझे एक दिन एक विधायक आए और कहने लगे कि साहब जो है हम लोग कि कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो हम लोग ये कह देते हैं हम जा रहे हैं डीएम साहब के पास। क्या मतलब, वो इनडायरेक्टली में, और अधिकारी को ये पता होता था कि ये जाएंगे, अभी वो तुरंत मिलेंगे और उधर से फोन आएगा और हम हड़काए जाएंगे, क्या डांटे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं डांटता भी था तो वो एक डांटना दो तरह का होता है। एक तो होता है वो बॉसिज्म वाला डांट होता है, एक होता है परिवार वाला डांट। देखिए हम, एक बाप अपने बेटे को भी डांटता है, ठीक है। तो जो मेरी डांट होती थी वो बाप बेटे वाली होती थी, सुधार वाली होती थी। क्या भाई, अगली बार मैं ये, आपकी बात तो माफ कर रहा हूँ, अगली बार ये नहीं सुनना चाहिए, आपकी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। उसमें मतलब डंडा, स्टिक एंड कैरेट बोथ टुगेदर होता था, प्यार और तकरार दोनों साथ होते थे। वो धीरे धीरे अधिकारी को पता लग गया, भैया वो बाहर कुर्सी लगा ठंडी में बैठे, वो सबको पता था वही बाहर कुर्सी में 4 महीना बैठते हैं, क्या तो हमारे पीछे अधिकारियों को इस तरह से भी लोगों ने हड़का के काम किया, कराया। अधिकारी डेरे, अच्छा वो कहता कि हम जा रहे हैं डीएम साहब से मिलने, अभी शिकायत करेंगे। अधिकारी को पता है डीएम मिलेगा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्हें पता था अभी मिलेंगे, अभी 10 मिनट में फोन आएगा। और कई जगह पे तो हमने गाड़ी में बैठाया, हम उनके ऑफिस में चले गए सीधे, वही ऑफिस में इंक्वायरी किए, क्यों नहीं हुआ, कितनी बार आपसे मिला था, आपने क्यों नहीं सुना, ये क्यों मेरे पास में, वो एक मैसेज क्रिएट कर दिया। जी सर, आपका जो अनुभव है प्रशासनिक ढांचे में वो लगभग 25 साल से ज्यादा का हो गया, तो उसमें आप अलग अलग पदों पर भी रहे, सीडीओ भी रहे, आपने काम किया, पीसीएस अधिकारी के तौर पर आपने शुरुआत किया, फिर आईएएस हुए। तो उसके बाद आपने बहुत सारी चुनौतियां देखी। आपने किताब की शुरुआत में जो आपने प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखा है, उसमें आपने लिखा भी है कि मेरी जो सारी चीजें जो पालन पोषण हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। तो इसका कितना आपके जीवन पर इफेक्ट रहा जो आपने बाद में सुधार किए, क्योंकि आपको पता था कि कॉमन लोगों की दिक्कतें क्या है। और फिर जब आपकी पोस्टिंग आईएएस के तौर पर बांदा डिस्ट्रिक्ट में हुई, जो कि बहुत संवेदनशील इलाका है, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो
2004 हुआ था, 2015-16 में जो रिजल्ट थे उसमें बहुत सारे उसके जो मानक थे सूचकांक में वो बहुत ही पिछड़ा था, खासकर पानी के क्षेत्र में, चाहे कुपोषण के क्षेत्र में। तो कैसे आपने बांदा की जो तस्वीर है वो बदली और इसमें आपको क्या चुनौतियां फेस करने को मिली, और पानी के क्षेत्र में आपको कैसे, आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप पानी के क्षेत्र में काम करें, कुपोषण के क्षेत्र में काम करें, पर्यटन के क्षेत्र में काम करें, वो जो आपने सुधार किया, जेल सुधार, इन सब चीजों के बारे में बताइए कि उस दौरान का आपका अनुभव क्या था और उस दौरान आपने कैसे चीजों को ठीक किया वहां पर। देखिए, जब मैं डीएम बन के गया ना, जी तो रास्ते भर परेशान था। लोग डीएम बन के जाते हैं तो खुश होते, मैं डीएम हो गया, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो जी गया, मैं बड़ा पावरफुल हो गया, मैं तो खजाने बैठ गया, अनाप 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 शनाप सोचते हैं। मैं रास्ते भर लखनऊ से जब बांदा गया तो अंदर खाने में बहुत परेशान था, और जी मैं रास्ते भर अपने आप से लड़ता गया। मेरी लड़ाई क्या थी रास्ते भर, मैं अपने दिमाग में जैसे होता ना सोच थे कि अरे बांदा में तो पानी की बहुत समस्या है, बांदा में तो डाकू वाला जो मैं पढ़ता हूँ, मैं वहां दो समस्या बहुत पढ़ता था, पानी की और डाकू वगैरह की, जो डाकू का समस्या। जी तो मैं जब वहां जाता था, मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैं अपने आप से लड़ता था, क्या मैं ये डीएम गिरी कर पाऊंगा, क्या मैं ये डीएम सफल हो पाऊंगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये लड़ते हुए गया यहाँ से बांदा तक। ठीक। तो जब आदमी खुद अपने आप से कोई चैलेंज लेता है, तो जब वो चैलेंज लेता है तो उससे लड़ता है, और जब लड़ता है तो जीतता है। बहुत सारे लोग हैं ना चैलेंज लेंगे, तो ना चैलेंज लेंगे, ना लड़ेंगे, ना जीतेंगे। ठीक है, जी सिंपल सी बात। तो मैं, लोग कहते हैं डीएम का पद बड़ा पावरफुल है और बहुत अच्छा है, ये है, इसमें मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने एज ए डीएम कभी भी अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं किया, पावरफुल महसूस नहीं किया। क्यों? इसलिए एक डीएम की क्या जिम्मेदारी है, सबको रोजगार दो, सबको हंसाओ, सबको धनी बनाओ, सबकी समस्याएं हल करो, सबको खुशहाल बनाओ। मैं ये नहीं कर पाया, मैं करने की खूब कोशिश किया, नहीं कर पाया। जी तो मैं कैसे मान लूं कि मैं पावरफुल था? तो मैं इसको, उस चीज को मैं इस लाइट में देखता था। हम पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा पाए, पानी 10 मीटर बढ़ा देते तो और इनकम बढ़ती लोगों की। तो जो समस्या है, अगर मैं उसको नहीं हल कर पा रहा हूँ एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड पब्लिक, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ? तो मैं अपने को हमेशा एज ए डीएम कमजोर महसूस किया। एक बात, ये पानी की समस्या, तो मैं यहाँ से गया, और जो वहां पहली लैंड ऑर्डर की घटना हुई, तो मैंने अपने एसडीएम को भेजा, तो उन्होंने आग बताया पानी का नल खराब हो गया था, हैंड पंप या जो पंप सप्लाई था, उससे 3 दिन से था, तो जाम हो गया। फिर हमने इस पर छानबीन की, मेरे पास पहले से पता ही था, ये आइडिया था पेपर में पढ़ के। जी तो लोगों ने कहा साहब गर्मी में डीएम को चूड़ी भेंट करते हैं, गगरी फोड़ो आंदोलन करते हैं, आपने लिखा नदी भी में है इसको किताब में। हाँ, नदी आंदोलन करते हैं, और डीएम को सोने को नहीं मिलता है, डीएम बहुत परेशान रहता है, और ये सारी बातें मैंने प्रैक्टिकली देखी भी। तो जी हमने कहा, फिर ससुराल मशवरा किया, बात शुरू की कि भाई इसको कुछ किया जाए। हुआ, अब क्या हुआ, समस्या हमारे सामने खड़ी होगी, अब हम समाधान ढूंढने लगे। तो देखिए, जहां चाह वहां रहा। फिर उसमें जो है क्या किया जाए, तो ये हुआ कि सचिव प्रधान और लेखपाल जो गांव में लोग रहते हैं, इनको पहले सेंसिटाइज किया जाए। तो हमने इनकी एक बैठक करी, फिर उसी में ये वाटर एड पार्टनर बन गया, फिर वहां लोकल बन गया। वो एक बार जब शुरू हुई ना, तो वो सीखते जाए, 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी, और धीरे धीरे करते करते वो हमारा कारवां बढ़ता गया, और जल आंदोलन, ये जल आंदोलन में बदल गया। तो जी जी जो मेन बात थी, जनता का विश्वास जीतना। ठीक है। अब जैसे आपने एक बात छेड़ी की, मेल न्यूट्रिशन, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब यहाँ से जा रहा था, तो एक सैलवी शारदा टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर जर्नलिस्ट है, वो मेरे से परिचित थी। तो उन्होंने मुझे जब पता लगा कि मेरे पोस्टिंग हो गया, तो उन्होंने कहा भैया आप कलेक्टर हो गए हैं बांदा के। अब बांदा में एक ऐसी समस्या है, इसको मैंने उस चैप्टर में लिखा भी है, जी माइल न्यूट्रिशन के चैप्टर में यहीं से शुरुआत की है। जी और वहां पे नरैनी में एक पायलट हुआ था, और पता नहीं, हमने न्यूज लिखा था, तो हमने कहा न्यूज भेजो, उनसे मैंने न्यूज मंगाई। वहां जाते ही ये बात पता किया, तो जितना बात सैलवी शारदा ने कहा था, वो सारी की सारी बात थी, वहां वो इशू ही नहीं था।
और बहुत बड़ी समस्या थी। तो फिर हमने वहां के जो हमारे विभागीय लोग थे, यूनिसेफ के कंसल्टेंट थे, उनको मैंने ये पूरा मुद्दा दिया। हमने कहा इस मॉडल को पूरे बांदा में लागू करना है, प्रोग्राम बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, क्या चाहिए बताओ। फिर हमने इसकी पूरी टीम बनाई, रेगुलर यूनिसेफ का सहारा लिया, वीकली बैठक करने लगे, समस्याएं जो आई ये हल करने लगे। मैं पहला कलेक्टर था कि माइन फंड से 30 लाख रुपया दिया, किसको, इस काम के लिए, कोई नहीं दिया। तो हम इस तरह के नए रिस्क भी लेते थे नया काम करने के लिए। आई वाज सिंगल आउट डीएम, मैंने 30 लाख दिया वो बच्चों को खिलाने के लिए, माइन फंड होता है जो हमारे उस पर होता है। जी सर। और सर इसमें आपने जो मॉडल गांव की जो परिकल्पना की है, मॉडल गांव है क्या, इसके बारे में भी हमें बताइए कि मॉडल गांव एक्चुअली है क्या, आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं, इसे बताइए। हाँ, मॉडल गांव की जो परिकल्पना है वो भी बांदा की। बांदा में जब हमने काम किए तो जब वहां से मेरा ट्रांसफर हो गया तो इसका हमने इवेल्युएशन कराया। एक हमारे मतलब मेरे एडवाइजर हैं और नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम, उनका 30-35 साल का बहुत लंबा अनुभव, बड़े लर्नेड आदमी। तो रूरल डेवलपमेंट में मैं उनसे पढ़ता रहता हूँ, राय लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो जब हम हटे, उनको मैंने बांदा भी कई बार बुलाया, कई प्रोफेसर को बुलाया। देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग अपने को बहुत काबिल समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कलेक्टर तो हो गया तो भाई बहुत बड़ा समझता है। मैं हमेशा अपने आप को जीरो मान के चलता हूँ। ये मैं मान के चलता हूँ कि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं 24/7 सबसे सीखता हूँ, लर्न करता हूँ। एक बात और है, ये लोग सोचते हैं जो पीएचडी है, प्रोफेसर है, वही सब कुछ जानता है, बड़ी पोस्ट पे वही जानता है। मैं ये भी नहीं, छोटा से छोटा आदमी हमसे ज्यादा जानता है। तो मेरी ये भी, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गांव वाला हो, चाहे कहीं का हो, अगर वो बताया और मेरे समझ में आ गया नहीं ये तो सही कह रहा है, तो मैं अपने को विड्रा करके उसके आइडिया को ले करके मैं उसका आइडिया इम्प्लीमेंट करता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमें आइडिया बताता मैं उसका प्रचार भी करता हूँ। लोग क्या करते हैं, दूसरा का आइडिया ले लेंगे और जाकर अपने बॉस से कहेंगे देखो हमने पकाया है। जी, आपने लिखा तो भी है आप किताब। पूरी किताब में आप देखेंगे जिसने जो मुझे सुझाव दिया है, मैंने उसका बाकायदे नाम लिखा है कि सेल्वी शारदा ने मुझे ये बताया, प्रशंसा गुप्ता ने मुझे रेनी हार्वेस्टिंग बताया, सनी कुमार ने मेरा स्टार्टअप इनोवेशन किया। मतलब जिसने जो बात कही, वाटर येट ने मेरी ये मदद की। मैंने कोई वो क्रेडिट इस किताब में नहीं लेने की कोशिश की जो मैंने नहीं किया है। हमने इस किताब से पूरी क्रेडिट उन्हीं को देने की कोशिश करी है इस किताब में जिसने मुझे उस समय वो काम कराया था। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मेरे पास आने लगे कि अगर डीएम साहब हमारी बात मान लेंगे, समझ में आ गया, तो मेरा तो नाम हो जाएगा, मेरा तो नाम हो जाएगा, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने फ्री में बुद्धि इकट्ठा किया क्या, और उसको लागू किया। तो ये देखिए क्या हुआ, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, 10.5% लोकसभा गर्मी कठिन चुनाव में परसेंटेज बढ़ा, जेल नंबर 1 हुआ, आपका जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। ये सब, हाँ ये डेटा है, ये कोई फर्जी नहीं है, पब्लिक डेटा है, ठीक है। और इस किताब की एक खासियत और है, जो भी बात हमने कुछ कही है उसके मैंने तुरंत सबूत लगाए हैं, फोटो या कुछ ना कुछ। क्या, अगर हमने कहा मैंने ये काम किया तो मैंने उसका सबूत लगा दिया है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो ये जब सब चीजें देखी गई तो ये हुआ, तो हमारे मुनीष जी, जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो मुनीष गंगवार साहब ने कहा साहब ये तो हर गांव का विकास हुआ है, तो मॉडल गांव की तरफ हम लोग, हर गांव में वृद्धि हुई है, चाहे किसी में 10 हुआ, किसी में 100 हुआ, किसी में कुछ हुआ। तो हमारे 470 गांव बाधा में थे, सबकी वृद्धि हुई। इसी पूरी चीज को हम लोग ऑनलाइन, ठीक है, मॉडल गांव के प्रोजेक्ट के रूप में चला रहे हैं। चला कैसे रहे हैं, वो जो मुनीष गंगवार है वही इसके प्रेसिडेंट हैं, वही चला रहे हैं। मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। आईसीसीआई फाउंडेशन जो है इसको सपोर्ट करता है, इसकी एक छोटी सी ऑफिस है, वो भी कुछ नहीं लेते हैं, रिटायर्ड हैं, मैं भी कुछ नहीं लेता हूँ। और मेरा डीलिट का तो टॉपिक ही यही है, क्या, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, कैसे लोगों को समझा बुझा करके उनके दिमाग को बदल करके और उनसे काम कराना, उनको इंगेज इन्वॉल्व करके और काम कराना, जो मैंने वादा किया। इसकी एक छोटी सी एक सीईओ है सौरभ लाल, 4 लोगों का ऑफिस है, और इसका जो सपोर्ट है उसको चलाने के लिए वो आईसीसीआई। और ये पूरे देश में हम लोग कहीं फिजिकल नहीं जाते हैं,
ऑनलाइन उनको हम उनके मोबाइल फोन पे कनेक्ट करते हैं, उन्हें पूरा मॉडल बताते हैं, और उसमें जो बाउंस बैक होता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा हम करेंगे, प्रधान हो कोई, तो हम उनको जोड़ करके इस मॉडल को उनके दिमाग में डालते हैं। नॉलेज इज पावर, वी आर एम्पावरिंग एंड इनेबलिंग देम to do something good for the village as well as villages for themselves by providing practical knowledge, not theoretical knowledge. जी, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर ये मॉडल लॉन्च है। जी। और सर जब ये किताब में पढ़ रहा था तो सबसे दिलचस्प जो चीज थी, सबसे पहले नजर आती है, वो उसका शीर्षक है। किताब का नाम जो है डायनेमिक डीएम। और मेरे मेरे साथी भी काफी लोगों ने पूछा कि जब उनसे पूछिएगा कि ये डायनेमिक डीएम इन्होंने किताब का नाम क्यों रखा, इसके पीछे की कहानी बताइए, जो आपने किताब में लिखी भी है, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए बताइए। लेकिन आपने चूंकि ये देखिए, जब किताब की नाम की चर्चा हुई, देखिए हमारे यहाँ होता क्या है, लोग बहुत ज्यादा उसके पॉजिटिविटी पे नहीं जाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक बेसिक निगेटिव ज्यादा ढूंढते हैं, पॉजिटिव नहीं ढूंढते। तो जब ये किताब का नाम डायनेमिक डीएम, तो इस पर खूब डिस्कशन हुआ हमारी पूरी टीम में। ये तो आप अपनी तारीफ में किताब लिख रहे हैं, ये डायनेमिक डीएम रखोगे तो लोग कहेंगे अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो इस पर फिर डिस्कशन हुआ कि रखा जाए ना रखा जाए। हमने कहा नहीं, नाम यही है और ये मेरा नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है और जनता का दिया हुआ नाम है। क्योंकि डायनेमिक डीएम नाम अट्रैक्टिव है और ये लोगों को खींचता है, फोकस में लाता है, लाइमलाइट में। तो एक्चुअली कहानी वो जो आपने किताब में पेज नंबर 3 पे हमने यहीं से शुरू ही किया है, सबूत लगा बिल्कुल कि किताब का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों। देखिए वहां ये बुंदेलखंड न्यूज नाम का बहुत बड़ा पोर्टल है, बांदा के ही है, और श्याम निगम, सचिन चतुर्वेदी, ये सब मिलके वहां चलाते। एक साल जब मेरा पूरा हुआ तो उन्होंने 8 मिनट का और 8 सेकंड का एक क्लिप बनाया, और उसकी जो हेडिंग थी वो डायनेमिक डीएम था, ठीक है। जी। और वो पुराने 1 साल में मैंने ये किया 8 मिनट का वीडियो, मेरी 8-10 घटनाओं को बहुत बढ़िया बनाया और खूब चला। तो डायनेमिक डीएम वहीं से शुरू हुआ। हमने उनसे पूछा आपने डायनेमिक नाम, कहीं साहब आप दिन भर 8 बैठक करते हो, अभी 8 बजे पता लग रहा आप यहाँ उद्घाटन कर रहे हो, 9 बजे पता लग रहा वहां हो, 10 बजे पता लग रहा आप बैठक कर रहे हो, 11 बजे पता लग रहा उस तहसील में हो, तो आप हमेशा डायनेमिक रहते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए आपका ये टाइटल, एक डीएम जो हमेशा डायनेमिक रहता है, भाग दौड़ करता रहता है और मेहनत करता रहता है, इसलिए हमने इसका टाइटल डायनेमिक डीएम। उस वीडियो का हमने लिंक भी लिखा। अब जब एक बार ये नाम चर्चा में आ गया तो आप जानते हैं हमारे देश में नाम रखना और बदलना और नाम के पीछे ही तो सब मामला चलता है। तो सारे पेपर वाले, सारे अधिकारी वाले सब लोग डायनेमिक डीएम कह के मुझे मेरा निकनेम ही डायनेमिक डीएम रख दिया क्या। फिर वो अखबार वाले लिखने लगे, मैंने वो भी एक कथन। तो इस पृष्ठभूमि से डायनेमिक डीएम इस किताब का नाम पढ़ा, और ये बाकायदे सबूत सहित क्यों पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 पे पहले 2 पेज इसी पर हमने लिखा कि किताब का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों, उसका पूरा मैंने सबूत रखा है। जी सर, जब मैं किताब पढ़ रहा था तो पूरी किताब में यही मेरे को दिखा कि आप आशा से भरे हुए हैं, उम्मीद से भरे हुए हैं, लेकिन इस किताब में एक अंश है जहां पर आपकी निराशा भी दिखती है। जब प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए आप आवेदन करते हैं और वो नहीं मिल पाता, पहले दूसरे चरण में पहुंचते हैं, लेकिन बाद में जाके वो छट जाता है, क्योंकि तब आप बांदा के डीएम नहीं हो रहे होते, इस मानक के तौर पर हटा दिया जाता है। तो वो इंसिडेंट बताइए, वो क्या था, कैसे आपने आवेदन किया, कैसे शुरू हुआ? देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री पुरस्कार की एक योजना है, उसमें हर साल आवेदन मांगे जाते थे। हमने अप्लाई किया, हमने 6 विषय में अप्लाई किया, मेरा पानी वाला सेलेक्ट हुआ। तो उसके कई पहले स्तर में सेलेक्ट हुआ, फिर दूसरे स्तर में सेलेक्ट हुआ, दूसरे स्तर में 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के। पहले तो सिलेक्शन होता है कि पूरा उनका बहुत बृहत्तर फॉर्मेट है, 3 वीडियो मांगते हैं, पेपर मतलब बहुत जबरदस्त। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ जी। फिर 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी की टीम बनी, उन लोगों ने पूरा इंटरव्यू किया ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना था, जाना था मौके पे ऑनलाइन किए, वहां कैमरा लगाया गया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ, ठीक है जी। फिर ये एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 4-5 ज्वाइंट सेक्रेटरी की एक कमेटी होती है, वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। लास्ट में जो बैठक होती है कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय के सामने, उसमें से मेरा नाम हटा दिया गया। मैं पूरे इंडिया में टॉप कर रहा हूँ और मेरा नाम हटा दिया गया, और कारण ये बताया गया कि कारण यह है कि उस एप्लीकेशन को जब अप्लाई किया गया था तो उस समय आप डीएम नहीं थे, जो बांदा के डीएम थे उन्हीं को अप्लाई करना था। मैंने इस चीज को हर फोरम पे मैं गया, मैं इसके लिए
अपने माननीय मंत्री जी से जाकर के व्यक्तिगत मिला, वो सचिव साहब थे उनसे जाकर के मैंने मिला, और फिर हमारे जो सांसद जी थे उन्होंने कई चिट्ठी लिखी, अपने कई सांसदों से लिखवाई। इस लड़ाई को भी हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा बहुत करीब 15-20 एक महीने तक हम लड़े कि ये नहीं होना चाहिए, ये प्रोसीजरल जो लेकुना है उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल, लेकिन फिर हम इतनी मतलब उसमें हमने अपनी बातों को इतने फोरम पे इतने तरीके से कहे, उसके लिए मुझे एक आध अधिकारी ने बुला करके उस समय के हड़काए कि तुम ये कर रहे हो, क्योंकि जब मैं ये लिखता था तो किसी को उससे दिक्कत भी होती थी जिसके गलती की वजह से सब हुआ था। तो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे किसी मेरे यूपी कैडर के ही अधिकारी से मुझे इनडायरेक्टली कि तुम ये मत करो, नुकसान उठा जाओगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब कोई सही चीज होती है तो मैं उसके लिए लड़ता हूँ, और मैं नुकसान का बहुत परवाह नहीं करता। और अगर आप नुकसान का परवाह करोगे तो न्याय और अन्याय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, फिर आप जो है लेबर हो जाओगे, फिर आप ये आईएएस नहीं हो। तो अगर मेरे समझ में आ गया कि ये सही बात है, तो चाहे वो मेरा हो चाहे कोई जनता का हो, हम उसका साथ देंगे, ऐसा मैं करता हूं। और यही कारण है कि मेरे हर 6 महीने बाद ट्रांसफर होते हैं। क्या अभी मेरा रिकॉर्ड है, मेरे खुद ट्रांसफर हुए हैं। क्यों? मैं जो है गलत बातों से या बहुत सारी चीजों से समझौता नहीं कर पाता। जी सर, बातचीत के अंत में एक और दिलचस्प चीज आप मुझे हमें बताइए कि इसमें 4-4 लाइन की शायरी लिखी हुई है जिसमें आपके कामों को का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपने उनका नाम, जो नाम है उसके नीचे वो है नजर आलम नजर बांधवी। वो कौन है और कैसे आपको आइडिया आया कि उसको भी शामिल किया जाए इस किताब में? देखिए, जब हम पानी का अभियान चला रहे थे तो हमने पानी पे कविता कराई, पानी पे मुशायरा कराया, हास्य कवि कराया, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन साहब को जो कॉमेडी किंग कहते थे उनको बुलाया था। तो जिस दिन ये सब हुआ था तो मुशायरा और कविता हुआ था, तो मुशायरा भी हुआ था, बड़े बड़े हमने मुशायरा करने वाले लोगों को बुलाया था। तो ये पूरा काम ये नजर आलम साहब ही, ये पत्रकार भी हो, इनकी बहुत अच्छी शायरी और शायरी पे पकड़ है। तो वो जो कंपेयरिंग होता है यही कर रहे थे। तो जब हम किताब लिखने लगे तो अगर मान लो सीधा सीधा किताब लिखो तो इसका टेस्ट मोनोटोनस हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मैंने इनको किताब भेजी और हमने कहा हर चैप्टर पर आप 4-4 लाइन लिख के दो, मैं आपके नाम से हर किताब में डालूंगा, जिससे और वो 4 लाइन उस पूरे चीज के जिस्ट के रूप में हो। तो उन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत की, 2 महीने लगाए और एक एक चैप्टर का लाइन पढ़ के वो पूरे सार को, तो मतलब इसीलिए मैंने आज, तो उससे 2 फायदा हुआ। एक तो वो 4 लाइन पूरे मोनोटोनी को तोड़ता है, टेस्टी बना देता है, रीडर की इंटरेस्ट को और क्रिएट कर देता है, और एक पूरा एक जिस्ट दे देता है। तो ये नजरे साहब अभी भी बांदा में हैं और वो इसको लेके बहुत खुश हैं कि हर चैप्टर में मैंने उनको जोड़ा है, तो उनका भी नाम हर जगह बिक रहा है, छप रहा है, वो फेमस हो रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। और हमारी किताब भी खुश है, हम भी खुश हैं, नजरे आलम भी खुश हैं, और जो पढ़ रहा है वो भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे कि सभी दर्शक और लोग इस किताब को खरीदें और पढ़ें। बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं इसमें। आपने जो अपने प्रशासनिक पद पे रहते हुए जो आपने काम किया है उसकी बानगी है इसमें, उसकी चुनौतियां हैं, उसकी अच्छाइयां हैं, जो आपने पाया है उसकी उपलब्धियां भी हैं। तो इस किताब को सभी को पढ़ना चाहिए और इस किताब को लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही काम और आप आगे भी करते रहेंगे और लोगों की भलाई होती रहेगी। मैं आपसे एक चीज अंत में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये किताब सुशासन पे आधारित है। बिल्कुल। और सुशासन कहाँ कहाँ होता है? सुशासन का सबसे बड़ा पद पीएम का, सीएम का, डीएम का, और सबसे छोटा सुशासन का जो है इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फैमिली, ये जो हमारा परिवार है। तो ये गुड गवर्नेंस पे आधारित है। और अगर इसको हर आदमी व्यक्ति पढ़े और ये करे तो ये जो हमारी समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्या, पानी, पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इन्वायरमेंट को दिक्कत है, जल जंगल जमीन को दिक्कत है, सब दूर हो जाएंगे इसको अगर पढ़ के लोग लागू कर दें। ऐसा ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने बादा में इसको किया है। टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड फार्मूला है ये, इसमें कोई गप नहीं है।
बिल्कुल सर। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे सामने पोज किया। और सबसे अहम बात यह है कि आप इस किताब को बड़ी गहराई से पढ़े हैं, सामान्यतः ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।